Hi guys, this is Khushbu and welcome to my channel Biosetu Bridging the Knowledge Gap. सो हम लोग दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट वीडियो जो कि हमारा था PYQ सेशन। तो ये उसी का सेकंड वीडियो रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सीरीज ऑफ वीडियो जिसमें हम लोग PYQ सेशंस करने वाले हैं। ओके तो हमने पहले वीडियो में वी हैव सीन फ्यू क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस हमने देखा था जून 2011 सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का सेक्शन बी का क्वेश्चंस। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर इटसेल्फ जून 2011 के सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चन। तो सेक्शन बी का एक क्वेश्चन है एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन सी। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज both halophytes and glycophytes compartmentalize cytotoxic ion into the intracellular compartment or actively pump them out of the cell to the apoplast with the help of with the help of membrane transport protein. So all these, the sodium hydrogen antiport, that is NHX1, is localized in. So basically they are asking you direct question कि ये जो NHX1 है, that is sodium hydrogen antiport 1 है, वो कहाँ पे present होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। तो हैलोफाइट्स और ग्लाइकोफाइट्स आई होप क्लियर होगा। हैलोफाइट्स आर द वन जो कि हाई सैलिनिटी को टॉलरेट कर पाते हैं एंड ग्लाइकोफाइट्स आर द वन जो लो लेवल ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन को ही टॉलरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों में कंपार्टमेंट्स होता है, साइटोसोलिक आयन को कंपार्टमेंटाइज कर दिया जाता है इनटू इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट और उसको एक्टिवली पंप कर दिया जाता है सेल के बाहर में, या तो फिर with the help of to the apoplast with the help of membrane transport protein, या तो सेल के बाहर पंप किया जाता है या तो सेल के अंदर में वैक्यूल्स के अंदर उसे पंप कर दिया जाता है। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि ये जो पंपिंग के लिए यूज होता है सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट एक्चुअली। ठीक है, एंटीपोर्टर जो सोडियम हाइड्रोजन टाइप है अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं। तो अगर सिंपल पूछा जाता है शायद अगर सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आ सकती थी बिकॉज सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है जो मदद करता है साइटोसोल से सेल के बाहर निकालने में सॉल्ट को, और टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल जो मदद करता है साइटोसोल से वैक्यूल के अंदर इनपुट करने में। ठीक है, ताकि फिर उसे एक्सक्रीट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये दोनों ही मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, बट हियर दे आर आस्किंग अबाउट स्पेसिफिक काइंड ऑफ सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर दैट इज NHX1 which is present in tonoplast, that is membrane of the vacuole. So let's see sodium proton exchanger, that is NHX. They are important in plant responses to salinity and they have a central role in establishing ion homeostasis. ठीक है, ये उसको आयन के साथ डील करने में, जो हम लोग बोल रहे हैं सॉल्ट टॉलरेंट, उसे सॉल्ट टॉलरेंट बनाने में मदद कर रहा है। ओके, सो NHX कैन बी लोकलाइज्ड इन टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स दी, आपका लार्ज वैक्यूल्स को जो मेम्ब्रेन सराउंड करता है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब NHXs कैन बी प्रेजेंट इन टोनोप्लास्ट एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर दे एक्सचेंज सोडियम आयन फॉर प्रोटॉन रिजल्टिंग इन द रिमूवल ऑफ द आयन फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द वैक्यूल या सेल के बाहर। मतलब अगर ये सेल है, ये वैक्यूल है, तो या तो सेल के बाहर मदद करेगा उसको बाहर निकालने में, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है NHX, या तो अगर ये वैक्यूल है तो वैक्यूल में प्रेजेंट NHX के मदद से साइटोसोल से वैक्यूल में इंपुट करना शुरू करेगा, वैक्यूल के अंदर डिलीवर करेगा। ठीक है, सो जीन एनकोडिंग सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर इन वैक्यूल मेम्ब्रेन इज NHX1 जीन, जो NHX1 टाइप ऑफ सोडियम पोटेशियम एंटीपोर्टर बनाता है। सो इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। सो अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से आंसर कर पाएंगे, बट अगर आपने जनरलाइज जानते हो तो शायद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो NHX1 बोला जा रहा है तो ऑब्वियसली द आंसर कम्स आउट टू बी टोनोप्लास्ट, दैट इज D. Okay, so next we'll be moving to part C type of question जून 2011 का फॉर योर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 2 पोर्शन। इतने क्वेश्चंस हमारे पार्ट बी के सेक्शन बी के थे। ओके, सो स्टार्टिंग विद सेक्शन सी
which is 4 marks question. The first question is budding yeast cell that are deficient in MAD2, ठीक है, MAD2 प्रोटीन में जो डेफिशिएंट है, अ कंपोनेंट ऑफ द स्पिंडल अटैचमेंट चेक पॉइंट। तो क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले MAD2, आई होप आप लोग को सेल साइकिल एंड रेगुलेशन जब आपने पढ़ा होगा तो MAD2 के बारे में पढ़ा होगा। MAD2 होता क्या है? MAD2 इज द प्रोटीन जो CDC20 को कैप्चर करके रखता है, CDC20 को पकड़ के रखता है, ताकि CDC20 क्यों चाहिए होता है? CDC20 एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है या साइक्लोसोम के साथ बाइंड करके उसे एक्टिवेट कर देता है, एंड एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आपका मेटाफेज से एनाफेज में सेल साइकिल प्रोग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, क्योंकि वो एम फेज साइक्लिंग का डिस्ट्रक्शन करवाता है। ओके, सो MAD2 क्या करता है? CDC20 को अवेलेबल नहीं करवाता है। जब CDC20 will not be available to bind with anaphase promoting complex, तो क्या होगा? Anaphase promoting complex will remain inactive, ठीक है, वो इनएक्टिव रह जाएगा, एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम एम टू ए दैट इज मेटाफेज से एनाफेज में ट्रांजिशन रुक जाएगा, ठीक है। तो ये CDC20 को MAD2 अटैच करके रखता है, ठीक है, MAD2 अटैच करके रखता है और बाइंड नहीं और अवेलेबल नहीं करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? बडिंग ईस्ट सेल दैट आर डेफिशिएंट फॉर MAD2, जो सेल MAD2 के लिए डेफिशिएंट होगा, इसका सर्टेनली मतलब है दैट CDC20 will be free to get bind to anaphase promoting complex and the transition from M phase to anaphase is going to occur. Okay, now a component of the spindle attachment checkpoint are killed by treatment with बेनोमाइल, ठीक है, बेनोमाइल के ट्रीटमेंट की वजह से वो सेल मर जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है? विच कॉजेज माइक्रोट्यूब्यूल्स टू डीपॉलीमराइज, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है या ये जो टॉक्सिन है वो क्या कर रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल को डीपॉलीमराइज करवा दे रहा है। हमें पता है माइक्रोट्यूब्यूल का एसोसिएशन जब तक नहीं होगा तब तक आपके सिस्टर क्रोमैटिड आपस में अपार्ट नहीं हो सकेंगे। सिस्टर क्रोमैटिड को दूर दूर जाने के लिए स्पिंडल फाइबर को काइनेटोकोर से अटैच होना जरूरी है, उसके लिए स्पिंडल फाइबर का बनना जरूरी है, दैट इज पॉलीमराइजेशन। ओके, तो ये बेनोमाइल क्या कर रहा है? डीपॉलीमराइज कर दे रहा है, दैट मीन्स अब सिस्टर क्रोमैटिड या होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसीलिए सेल का डेथ हो जाएगा, ठीक है। यही बोला जा रहा है आर किल्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ बेनोमाइल। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ दिस बेनोमाइल हाउएवर द सेल्स आर परफेक्टली वायबल। जब बेनोमाइल नहीं प्रेजेंट था तो सेल जिंदा था, क्यों? बेनोमाइल नहीं प्रेजेंट है तो आराम से स्पिंडल फाइबर आएगा, काइनेटोकोर से बाइंड करेगा, सिस्टर क्रोमैटिड को अपार्ट लेके जाएगा, ये सब करेगा, ठीक है। सो विच explanation out of the following is able to justify the observation? Now we need to check these statements क्या दिया हुआ है and we have to justify कि क्या observation है, okay? First is in the absence of benomyl the majority of spindle form normally and the spindle attachment checkpoint MDM2 plays no role. Yes, this is happening. Absence of benomyl में आराम से majority of spindle will be forming normally, yes, and spindle attachment होने वाला है normally, yes. MDM2 is not going to play any role because MDM2 तो deficient है, तो यानी this statement आपका justify कर रहा है। आगे भी देख लेते हैं हम लोग। Statement 2 में in the presence of benomyl the majority of spindle forms normally, कैसे? How come? ये पॉसिबल नहीं है, बेनोमाइल तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का डीपॉलीमराइजेशन करवा रहा है, तो कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यानी फर्स्ट लाइन ही गलत है इसका। and MAD2 play critical role in cell survival. How come MAD2 will play any role since the cells are deficient in MAD2? तो ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। Other than the role of cell survival, microtubule depolymerization affects oxidative phosphorylation in the absence of MAD2. MAD2 oxidative phosphorylation
देयर इज नथिंग, इस पूरे स्टेटमेंट में आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि हम लोग ऐसे कुछ चीजों को रिलेट कर पाए. ऑब्वियसली वी कैन नॉट जस्टिफाई एनीथिंग लाइक दैट विद दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि आपको लिखा हुआ है कि एक्सप्लेनेशन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एबल टू जस्टिफाई दिस ऑब्जर्वेशन. मतलब जो भी कुछ बात होगा इस ऑब्जर्वेशन का बात हो रहा है. ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है. Coming to next, benomyl also affect protein synthesis in the absence of MDM2, जो कि अगेन आपके स्टेटमेंट से कहीं पे भी कुछ भी हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं. तो जब हम लोग क्वेश्चन इसके सोल्यूशन में बात करें तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट वन इज द स्टेटमेंट जो आपको करेक्टली जस्टिफाई कर रहा है कि यस, बिकॉज बेनोमाइल इज टॉक्सिक टू माइक्रोट्यूब्यूल, जो माइक्रोट्यूब्यूल का डीपॉलीमराइजेशन करवा रहा है. सो माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइज नहीं कर पाएंगे तो स्प्रिंडल अटैचमेंट नहीं होगा काइनेटोकोर से. स्प्रिंडल अटैचमेंट नहीं होगा तो आपके मेटाफेज से एनाफेज में ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन नहीं हो पाएगा. एंड ऑब्वियसली एमडीएम2 इज नॉट गोइंग टू प्ले एनी रोल बिकॉज दिस बडिंग ईस्ट जो लिया गया है वो एमडीएम2 से डेफिशिएंट है. तो एमडीएम2 तो कहाँ से रोल प्ले करेगा. तो ऑब्वियसली आंसर विल बी ए, वेरी क्लियर कट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन सी फ्रॉम जून 2011 ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं. सो फॉर दिस यू नीड टू स्टे ट्यून्ड विथ मी विथ बायोसेतु. उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिए टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगी. ओके, एंड कमेंट करिए, लाइक करिए, सेशन शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस यूजफुल, एंड प्लीज कमेंट एंड गिव मी सजेशंस that what do you expect next from me. Okay, so thank you guys, have a great day, bye bye, take care.